नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 122वीं कड़ी। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कतर। शशि थरूर के दल ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के तहत नई दिल्ली में आज खेल मंत्री ने पत्रकारों के साथ की साइकिलिंग। कहा, साइकिल ऑन संडे बन चुका है जन आंदोलन। और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। पहाड़ों में बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। आइए सभी प्रमुख खबरों को जानते हैं विस्तार से। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से सुशासन के मुद्दे पर एक दिवसीय विचार मंथन का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनडीए द्वारा शासित राज्यों के 18 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए होगा। वहीं दूसरा प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के लिए बधाई देने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उसके जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। इसी क्रम में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने उनका स्वागत किया। ये दल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहा है। इस दल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य गुयाना से पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा। न्यूयॉर्क में इस दल ने 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सहित लिया है 20 साल पहले, तो ये हमारा अनुभव भी हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की ज़रूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक समस्या है। हमारा 8 करीब 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ न्यूयॉर्क से, और बहुत सांकेतिक है क्योंकि आज हम लोग वहीं पर गए जहां पर आतंकवाद ने न्यूयॉर्क को विध्वस्त किया था 9/11 में, और वहाँ पर हमने पूरे देश को, पूरे विदेश को और पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि ये जो हमारी टोली है जिसकी अध्यक्षता आदरणीय शशि थरूर जी कर रहे हैं, जिसमें अनेक 7 अन्य सदस्य हैं, ये बताना चाहती है कि आतंक के किसी एक देश का नहीं, ये तो पूरे वैश्विक समस्या है। और जो घटना पुलवामा में हुई, जो घटना उसके पहले उरी में हुई और उसके बाद आज की तारीख में हमारे पहलगाम में हुई, उसके विरोध में भारत हर समय खड़ा रहेगा। और हमारे इस 10 दिवसीय इस टूर का हमारा उद्देश्य है कि विश्व भर में इस चेतना को जगाएं कि आतंकवाद किसी का भला नहीं करता और हमें आतंकवाद से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू, सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 19 जून को मतदान होगा, वहीं मतों की गिनती 23 जून को करवाई जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 मई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की काडी और विसावदर, केरल की नीलाम्बुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज शामिल है। इधर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने घोषणा की है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य विषय पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy.
फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के विशेष आयोजन के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ साइकिलिंग की। इस राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। इसमें अब तक देश के 5000 स्थानों पर विभिन्न आयु वर्ग के लाखों लोग भागीदारी कर चुके हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज एक जन आंदोलन बन गया है। तो देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ ये खास बातचीत। इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं। संडे और साइकिलिंग का जो आपका एक जो मंत्र है, ये आइडिया कहां से आया और इस आइडिया में जो है पत्रकारों को आपने शामिल जो किया है, इसके बारे में बताइए। संडे ऑन साइकिल ये देश के नागरिक फिट रहे उसके लिए बहुत आवश्यक है और मैं मानता हूं कि मीडिया का रोल पब्लिक अवेयरनेस के लिए और न्यूज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोस्ट कोविड हमने देखा देश के नागरिक हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और ये जागृति को बरकरार रहे, लोग अपने सेहत के लिए जागरूक बने, उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए और मोदी जी ने ओबेसिटी के सामने लड़ाई लड़ने के लिए हमें आह्वान करा है। उसमें संडे ऑन साइकिल एक मुहिम बन गई। सर, मुझे याद है आज से लगभग 6 महीने पहले दिसंबर में संडेज ऑन साइकिलिंग की शुरुआत हुई थी। तब से लेके अब तक लगातार हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, देश भर में जुड़े हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ये पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। जो ये सफलता है, जो ये पार्टिसिपेशन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कितना जो है कारगर साबित हो रहा है इस मुहिम को आगे ले जाने में? मैं मानता हूं कि मोदी जी ने फिट इंडिया का नारा दिया। स्वस्थ रहने के लिए बार बार मन की बात में भी बात कही, उससे आई हुई जागृति का एक परिणाम है, अवेयरनेस का एक परिणाम है। मेरे फिट इंडिया के साथ ही ये नया भारत के न्यू इंडिया के आदर्श सिटीजन है। साइकिलिंग आज से नहीं है, पार्लियामेंट में कई सालों पहले आपने इसकी शुरुआत कर दी थी। इसके लिए आपने वहां भी एक मुहिम चलाई पार्किंग को लेके। ये स्टोरी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आज से 12 साल पहले पार्लियामेंट में आया था तो मैं साइकिल लेके आता था पार्लियामेंट। कई हमारे सांसद साथी भी हमारे साथ जुड़े और हम 7, 8, 10 MP साइकिल लेके आने लगे थे। तो हमारी साइकिल रखने के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर हुआ करती थी। हम सब लोग MP मिलने के लिए उसको गए थे कि हमें पार्किंग की व्यवस्था कराइए। तो मीरा कुमार जी ने कहा था कि आप फोटो सेशन के लिए साइकिल लेके आते हैं कि रेगुलर? तो हमने कहा कि 6 महीने हम रेगुलर आए, बाद में हमने आपके पास स्टैंड की मांग करी है। मैं उसको धन्यवाद करता हूँ कि उस वक्त उन्होंने हमको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टैंड की व्यवस्था करी थी और हमारी साइकिल नहीं आती थी तब तक एक पुलिस वहाँ खड़े रहते थे। तब से हमारी मूवमेंट चलती है और योगानुयोग मोदी जी ने मुझे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया। फिट इंडिया के साथ काम करने का अवसर मिला तो मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर किसी भी मूवमेंट को सफल होने में समय लगता है और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि 12 साल पहले इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो कि आज जमीनी स्तर पर सामने है और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और इधर बिहार के सुपौल स्थित सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर में आज 8वें बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज यहां से SSB के 56 जवान पास आउट हुए हैं। पास होने वाले कैडेट्स में एक महिला कैडेट भी शामिल है। महिला कैडेट सरस्वती ने ही परेड का नेतृत्व किया। हालांकि परेड में कुल 102 जवान शामिल हुए। और अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में रात 2 बजे के बाद मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका था। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और मौसम सुहावना बना दिया है। दिल्ली NCR समेत पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में मूसलाधार बारिश हुई है। हरियाणा के झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला और अंबाला में भी बारिश हुई है। IMD ने दिल्ली
दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपने पूर्वानुमान में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान जताया था। आईएमडी ने बताया था कि एक तूफानी बादल पश्चिम उत्तर पश्चिम से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में तेज तूफान और धूल भरी हवाएं चल सकती है। एडवाइजरी में कहा गया कि कल रात खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के संपर्क में रहे। वहीं राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आग उगलती गर्मी का दौर जारी है। आज से नौतपा की भी शुरुआत हो रही है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने और 48 डिग्री के ऊपर दर्ज होने की भी संभावना है। हालांकि कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। और आइए अब बात तिरंगा यात्रा की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जिले भर में 21 से 31 मई तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। और इसी क्रम में तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया व भाजपा के समस्त पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने गंगा घाटों पर एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन कर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही भारत माता की जय के उद्घोषों के साथ गंगा में मोटर बोट पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पहल का उद्देश्य केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि अहिल्याबाई होलकर के सेवा और समाज निर्माण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना भी है। ये कार्यक्रम रानी अहिल्याबाई जी के होलकर के 300वीं जन्म शताब्दी बनाई जा रही है और ये 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें उपलक्ष्य में सभी पार्टी के अधिकारी, सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। और आपको बताएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है। इसे एक ऑटो इम्यून विकार माना जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। देश में मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी तेजी से बढ़ रही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के न्यूरोलॉजिस्ट सहित इस बीमारी से जूझ रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है प्रोफेसर सीमा चोपड़ा सेखड़ी। 13 साल पहले अचानक सीमा चोपड़ा को अपने जीवन में कुछ असामान्य दिखा। डॉक्टर को दिखाया तो जांच में पता चला कि सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। शुरुआत चलने में लड़खड़ाने से हुई, बाद में प्रोफेसर सीमा व्हीलचेयर पर आ गईं। सीमा हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इलाज कराया और परिवार के सपोर्ट से आज बेहतर जीवन जी रही हैं। बीइंग बोर्न नॉर्मल, रनिंग अराउंड, डांसिंग, हर चीज़ करने के बाद एकदम से दिस हिट्स यू। आई एम नाउ पार्ट ऑफ द MSSI विच इज़ अ बिग हेल्प, लेकिन बैक देन ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं था, तो बहुत सारा आई वाज वेरी अपसेट एंड टेंस, लेकिन थैंकफुली गुड सेंस प्रिवेल्ड। आई प्लान टू कंटिन्यू विद द जॉब। सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित अकेली नहीं है। उनकी जैसे देश में करीब 4 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी की जितनी जल्दी पहचान हो, उतनी जल्दी बीमारी का इलाज शुरू हो सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
करेक्ट डायग्नोसिस बनाना चाहिए। ऐसे ही किसी को एक डायग्नोसिस बना देंगे, बाद में अगर वो डिफरेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट ही अलग होता है। जो पहला सिम्टम्स बहुत लोगों को होता है ऑप्टिक न्यूरिटिस से होता है, वेयर यू गेट ब्लरिंग ऑफ विजन। ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई स्मोक के अंदर से देख रहे हैं, अलॉन्ग विथ पेन व्हाइल मूविंग डाइज। दिस इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड टिपिकली इट विल प्रोग्रेस ओवर फ्यू डेज। दूसरा है जो ब्रेन के निचले हिस्सा में जो ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वहाँ से जो सिम्टम्स निकलते हैं उसमें डबल विजन या इम्बैलेंस, ऐसे सिम्टम्स वहाँ से होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे मरीजों को न तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, न ही सभी जगह जांच की सुविधा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों को हर साल इलाज पर 3,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो इनके ड्रग प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, दूसरा इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है, एंड इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत होता है। कुछ तो ये खुद पहुंच नहीं सकते हैं, कुछ जैसे रिमोट एरियाज में देयर आर नॉट इनफ डॉक्टर्स हु कैन असेस देम फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी महिलाओं को 20 से 30 साल की उम्र में होता है, तो वहीं पुरुषों को 30 से 40 साल की उम्र में होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश भर के न्यूरोलॉजी के डॉक्टर और मरीजों के साथ साथ पॉलिसी मेकर एक मंच पर आए, ताकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोगियों की देखभाल पर व्यापक चर्चा हो सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।